गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है उसमें स्वागत है। तो इन दिस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट मीन्स वो एक्ट जो आपको इतना तो आपको कंपनी आपको देगी। ठीक है, उसको बोलेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ था 1948 को। ठीक है, ये फिक्स करता है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। मतलब आपको एम्प्लॉयज़ को इतना तो देना ही पड़ेगा। इन द अदर वर्ड, द एक्ट एम टू प्रोवाइड statutory fixation of minimum wages with view to pretending the exploitation of laborers. एक्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर्स को बचाता है। आफ्टर द एक्ट इंट्रोडक्शन इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ब्लू कॉलर पीपल। ब्लू कॉलर वर्कर जो मैनुअल वर्कर करते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, मतलब जो हाथ वाला काम। ठीक है, उसको बोलेंगे मैनुअल वर्क्स। इट वॉज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड रिकमेंड फेयर वेज कमेटी। ठीक है, फेयर वेज कमेटी के ऊपर भेज दिए। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स क्या है मिनिमम वेजेस एक्ट्स का? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स एक्ट व्हाट? द गवर्नमेंट ड्यूली रिकॉग्नाइज द लेबर राइट्स। गवर्नमेंट को लेबर राइट्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हालांकि द एक्ट लुक फॉरवर्ड टू सर्वल ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर इन वर्क प्लेस। मतलब वर्कर्स को आप वर्क प्लेस में एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप मैनेजर हो तो आप उसको ऑफिस में बुला के उसको डांट सकते हो, बट ये करना इलीगल है। टू इंश्योर मिनिमम वेजेस टू ऑल ब्लू कॉलर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, ये यहाँ पे याद रखना, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात कर रहा है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ब्लू कॉलर वर्कर आपको बताया वो जो मैनुअल वर्क करते हैं। टू इंश्योर एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़। to empower the government to fix minimum wages, रिवाइज दोज वेजेज विद इन 5 ईयर्स। कितने ईयर्स में आपको? हर साल आपको, हर 5 साल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि भाई इतना वेजेस दो। सपोज 2015 में आपने बोला कि भाई एटलीस्ट आपको 15,000 रुपये तो देने पड़ेगा, तो आपको हर 5 साल में 2020 में डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ गया होगा, महंगाई बढ़ेगी, तो आपको 15,000 रुपीज़ में एटलीस्ट 80,000 रुपीज़ करना पड़ेगा आपको। मतलब रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। अब कौन कौन इस एक्ट में एप्लीकेबल होंगे? द मिनिमम वेजेस एक्ट 1940 एक्ट इट्स एप्लीकेबल टू एंटिटीज जो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 1,000 लोगों से ज़्यादा इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के राज्य में आपने जो भी आपकी कंपनी में हज़ार लोगों के ऊपर काम करे तो आपको एक्ट को लागू करना पड़ेगा। ऑल्सो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एम्प्लॉयज इन अंडरटेकिंग ओन बाय द, ये एक्ट उसके ऊपर एम्प्लॉय नहीं होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई रन करती है। ठीक है, व्हाट आर द टर्म मिनिमम वेजेस कवर्ड अंडर द, इसमें कौन से टर्म है जो मिनिमम वेजेस कवर्ड किए? अंडर सेक्शन 2 बोलता है कि द वेजेस आर टर्म एज ए रिमोरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आपको जो टर्म्स ऑफ मनी में आप कैलकुलेट कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ वेजेस स्पेसिफाई ऑल द गवर्नमेंट सेक्टर इन वर्किंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। हालांकि द वेजेस कवर द हाउस रेंट अलाउंस स्पेशल अलाउंस अलॉन्ग विद द मिनिमम पेमेंट। मतलब ये बोलता है कि आपका जो भी वेजेस होगा या जो आपका पेमेंट होगा, आपको सैलरी प्लस आपका हाउस अलाउंस दोनों को मिला के आपका सैलरी होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मिनिमम पेमेंट, मतलब आपको कम से कम इतना मिलना चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस मतलब आप जहाँ पे भाड़े पे रहते हो, अगर सपोज कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो वो भी। ठीक है, अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग अलाउंसेज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन्यू। इसमें ये नहीं आएगा मिनिमम वेजेस में, क्या क्या नहीं आएगा? वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, मतलब जो भी आप हाउस में रह रहे हो उसका इलेक्ट्रिसिटी वाटर वो नहीं आएगा। आप कोई पेंशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो मिनिमम वेजेस में नहीं आएगा, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। आप कोई ट्रैवल कर रहे हो तो वो। ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट? अगर आप कोई कंपनी छोड़ रहे हो या अपने कंपनी को आप मतलब आप कंपनी में एक अच्छे से एसेट हो और आप छोड़ के जा रहे हो, या मतलब कंपनी को आपको अच्छा लग रहा है तो आपको हर साल वो आपको कुछ ग्रेटिट्यूड दे सकती है। ठीक है, ये कंपलसरी, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिससे आपने अगर अच्छा काम किया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, तो आपको कंपनी ग्रेटिट्यूड देती है। ठीक है, स्पेशल एक्सपेंसेस एक्वार्ड बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप बोल रहे हो कि मैं सपोज आपको एक केबिन मिला है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई इस केबिन में मुझे ना एसी लगा के दो। ठीक है, तो अगर ये आपने एक्स्ट्रा डिमांड की है तो ये भी आपके जेब से भरा जाएगा। ठीक है, हैंस द आइटम मेंशन अबाउट नॉट इंक्लूडेड इन मिनिमम वेजेस एक्सपेक्ट द हाउस रेंट ऑल। मतलब ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट किसको? हाउस रेंट अलाउंस को, ये एक्सेप्ट होएगा। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर आपको खुद से पे करना पड़ेगा। व्हाट आर द मिनिमम रेट ऑफ द वेजेस अंडर मिनिमम एक्ट। मतलब कितना आपको देना पड़ेगा मिनिमम? ये सेक्शन 3 करता है कि ये फिक्स कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, और द बेसिक पे एंड हाउस रेंट अलाउंस में वेरी विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सपोज जयपुर एंड मुंबई का लिविंग रेट तो ऑफकोर्स अलग अलग होगा ना, तो ये जोग्राफी के हिसाब से डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स हो गया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स जो जयपुर में लिविंग कॉस्ट कम है, बनारस में कम है, भोपाल में कम है एज़ कम्पेयर टू मुंबई।
द बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ या विदाउट हाउस रेंट अलाउंस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। ऑल इंक्लूसिव रेट ऑफ द बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। अब इसमें व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें क्या क्या व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे। सेक्शन 8 कहता है कि द मिनिमम वेजेस एक्ट इज कंसर्न द एम्प्लॉयज रिकॉर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर ऑफ द एम्प्लॉय सर्टन पर्टिकुलर, द पर्टिकुलर आर व्हाट द एम्प्लॉयर डिटेल हु द एम्प्लॉयर हैज़ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये मतलब इसमें बोला है कि आपको ये सब रजिस्टर्स आपको करने पड़ेंगे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर्स मतलब वो क्या पर्टिकुलर्स उसको वन बाय वन देखेंगे। द एम्प्लॉयर डिटेल हु एम्प्लॉय है एम्प्लॉय, मतलब आप जो भी एम्प्लॉयर से उसने किसको एम्प्लॉय दिया उसका 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 रिकॉर्ड। वर्क परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़, वर्कर क्या काम कर रहे हैं, वेजेस कितना मिल रहा है उनको, रिसिप्ट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। Every employer must hold a notice exhibiting in the factory, work or place used for giving the work to employee. How is the minimum number of working hours fixed? इस एक्ट में सेक्शन 13 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट बोलता है कि रेगुलर वर्किंग आवर फिक्स्ड इन वर्किंग डे डेट ए एम्प्लॉय नीड टू परफॉर्म। तो इसमें बोला है कि फिक्स द नंबर वर्किंग आवर कंसिडर इंटरेस्ट पर द फिक्स पीरियड ऑफ विल कंसिडर डे ऑफ रेस्ट एवरी 7 डे, मतलब हर 7 दिन में एक बार रेस्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका पैसा नहीं कट होगा। लेकिन देयर एक्सपेंशन टू द फिक्स्ड और द रेगुलर वर्किंग आवर्स, इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ क्या है एक्सेप्शन है कि मतलब इस दिन आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। सपोज कोई फेस्टिवल टाइम है, कुछ टाइम है, तो डेफिनेटली आपको वीकली हॉलीडेज नहीं मिलेगा। द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क एंड पीस वर्क आर रिफर टू द मिनिमम टाइम एंड मिनिमम रेट एंड मिनिमम पीस टाइम रेट। टाइम वर्क मीन्स व्हाट, आपने समझो पूरा कोई काम पूरा दिन किया है, आपने पूरा उस काम को फिनिश किया। फिर पीस वर्क मीन्स व्हाट, आपने उस काम को 50% किया। सपोज आपकी कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, अगर समझो एम्प्लॉय 1 ने 50% काम कर दिया एंड बाकी 50% काम आपको असाइन हुआ है, तो उस 51% को आप बोलेंगे सर ये पीस वर्क हो गया। ओवर टाइम रिफर टू मिनिमम रेट वेदर टाइम या पीस। डेफिनेटली आप ओवर टाइम कैसा होगा, समझ आपने उसका जो 50% काम है आप वो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ओवर टाइम में आएगा, तो आपको ओवर टाइम का भी 2x रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। व्हाट आर द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेजेस, सेक्शन 3 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट क्या कहता है। देयर आर फ्यू ऑफ द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेजेस, कंप्लेंट्स रिलेटेड किसे वेजेस है, रेट ऑफ वेजेस डिसाइड होना चाहिए। वेजेस ड्यूरिंग ओवर टाइम, अगर आपने ओवर टाइम किया तो उसका वेजेस आपको देना पड़ेगा। वेजेस टू और मोर क्लास ऑफ वर्क, आपने कोई काम दो और ज़्यादा कर दिया उसका आपको पैसा मिलेगा। मिनिमम टाइम वेजेस फॉर पीस वर्क, मतलब आपको समझ 50% आपने उसका काम छोड़ के गया है, तो आपका 50% में आपको कितना मिलेगा वो भी डिसाइड होगा। वेजेस इन फॉर्म ऑफ काइंड, मतलब वेजेस ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे कि ये लो आप इंटेंजिबल कोई चीज़ दे दे आपको उसका भी उसका एक वैल्यू होना चाहिए जिसको आप मॉनिटर टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ वेजेस क्या है। द गवर्नमेंट फिक्स द रेट ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन द मिनिमम पीस रेट, मिनिमम टाइम रेट, ओवर टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट फिक्स करेगी हर कितने साल में, 5 साल में, ठीक है। इन एडिशन द रेट में वेरी फॉर लोकेलिटी, एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिस, चाइल्ड, एडोलसेंट एंड एडल्ट, मतलब सबके लिए अलग अलग होगा ना, ऐसा नहीं। बिकॉज डेफिनेटली आप समझो 1 घंटे में एक एडल्ट ज़्यादा वर्क करेगा एज़ कम्पेयर टू 1 घंटे में एक चाइल्ड, तो इसका दोनों का अलग अलग होना चाहिए ना, एक होगा तो कैसा चलेगा। द रेट में फिक्स मंथली, वीकली, डेली, हावरली। वेजेस ड्यूरिंग ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसको ऑफकोर्स उसको 2x पैसा मिलेगा। द वेजेस आर रिकॉर्ड टू बी पेड ऑन करेक्ट टू टर्म बेस्ड ऑन हावरली, वीकली, मंथली बेसिस। आपको उसको हावरली, अगर आप कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे हावरली तो मुझे घंटे के हिसाब से पैसा दो, तो घंटे के हिसाब से आप दे सकते हो। अगर बोलेगा नहीं सर मुझे वीकली, तो आप उसको वीकली दे सकते हो, ठीक है। वेजेस टू और मोर क्लास ऑफ वर्क इज वॉट, एज पर सेक्शन 16 ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट वॉट, इफ सिंगल एम्प्लॉय परफॉर्म 2 और मोर क्लास ऑफ वर्क द मिनिमम वेजेस शुड बी अल्टर्ड एज पर टाइम इन्वेस्टेड फॉर ईच पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म बाय द एम्प्लॉयज़। इसमें बोलता है कि समझ कोई काम 2 है उससे ज़्यादा क्लास का करता है, सपोज वो पहला इलेक्ट्रिशियन काम भी कर रहा था बट अब वो वॉचमैन का काम भी कर रहा है, मतलब मैं एग्जांपल के दे तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली उसका पैसा भी उसको मिलेगा, ऐसा नहीं मतलब वो उसको 8 आवर्स में काउंट होगा, डेफिनेटली वो अलग जॉनरा का काम कर रहा है, ठीक है। इन एडिशन द एम्प्लॉयज़ में बी पेड सेपरेट रिमोरेशन फॉर ईच वर्क, मतलब अगर कोई अलग काम कर रहा है तो उसको अलग पैसा दो। मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क, as per section 17 of the minimum wages act what minimum time rate should fix for those employed on the piece rate system, मतलब जो भी पीस वर्क कार्य कर रहा है उसका आपको मिनिमम सैलरी आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको द मिनिमम टाइम इज द सिस्टम वेयर वेजेस आर पेड बेस्ड ऑन द टाइम वर्क बाय द एम्प्लॉय। फॉर अगर एग्जाम्पल इफ द एम्प्लॉय वर्क फॉर 7 आवर्स द पेमेंट ऑफ वेजेस विल मेड बी इन अकॉर्डेंस विद द टाइम डिलीवरी फॉर ईच पीस ऑफ वर्क।
If the employees employ on piece work for only the minimum time rate has been fixed, the employer shall pay wages not less than the minimum rate time rate. इसमें बोला है कि अगर आपको पीस रेट में अगर उसको आपने उसको एम्प्लॉय दे दिया है तो आपको उसको उसका मिनिमम उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं आपने उसको उसमें ओवर टाइम में काउंट कर लिया, ऐसा नहीं। अगर कोई अलग जॉनर का काम कर रहा है तो आपको उसका सैलरी देना पड़ेगा। वेजेस इन फॉर्म ऑफ द काइंड, मतलब वेजेस पेड भी ओनली इन कैश। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला कि जाओ एक काम करो मेरा शेयर्स ले लो, ऐसा नहीं, आपको उसको कैश में देना पड़ेगा ठीक है। और अगर आप उसको कुछ और चीज़ दे रहे हो तो गवर्नमेंट ने उसको प्रिस्क्राइब करे तो अभी दे सकते हो, ठीक है। सपोज गवर्नमेंट बोले कि एक काम करो हर साल 10,000 रुपये दो और एक काम करो उसको एक गाड़ी दे दो, ऐसा एग्जाम्पल्स की तरह बोल रहा हूँ। तो वो भी वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट वॉट टेल वॉट deal whether the rate of wages has fixed under the act by the day for employee and his work on any day on which he employ for a period which is less than requisite numbers of the hour considered a normal working day. इस प्रकार he will be entitled to receive wages for that if he were working for full day। मतलब ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको उसका सैलरी आप उसको देना पड़ेगा। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ये एक्ट बोलता है कि अगर सपोज अगर आपकी कंपनी में कोई 1,000 लोग हैं तो आपको 7वें दिन के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1,000 के ऊपर ज़्यादा है तो हर 10th के दिन पे चलेगा। इन सम केसेस द वेजेस कैन बी पेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट रिगार्डिंग विच आर द वेजेस आर यूजली पेबल। अब इसमें भी कुछ डिडक्शंस दिए, हालांकि सम डिडक्शन वेजेस में ऑकर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉयज़। फाइन्स, अगर उसने आपके उसके ऊपर कोई फ़ाइन लग गया, उसने कोई गलती की और आप छुट्टी पे रहा, उसने कोई डैमेज कर दिया या उसका हाउस एकोमोडेशन हुआ है तो उसका आप वेजेस उसका कट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, ये हर 5 साल में आपको करना पड़ेगा। और इसका दो मेथड से गवर्नमेंट पहले आप अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी फिर उसका गैजेट निकालेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए कमेटी एंड सब कमेटी डेट विल बी पोजिशन टू एडवाइस ऑन द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट द कमिटी ऑफ एडवाइजरी बोर्ड इज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट होल्ड द नेसेसरी इंक्वायरी फॉर फिक्सन ऑफ मिनिमम रेट वेजेस बेस्ड ऑन लिविंग कॉस्ट। तो गवर्नमेंट क्या देखेगी, लिविंग कॉस्ट कितना उस हिसाब से वेजेस डिसाइड होगी। फिर इसका आपको ये करना पड़ेगा, उसका जो भी रिकमेंडेशन उसको पब्लिक कर देना पड़ेगा आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इसमें इतना ही बोला है। बेस्ड ऑन द डेट द मिनिमम वेजेस इज पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट एज पर रिविजन ऑफ द वेजेस इज कंसर्न द एडवाइजरी बोर्ड कैन कंसल्ट रिगार्डिंग द सेम। The advisory board will then convey to the government and after the final approval it is passed in the legislation. For fixing minimum rate of wages is what? If the appropriate government shall either appoint as many committees as subcommittees to, ठीक है। इसमें वही सब बोला है, ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। द appropriate government shall appoint inspector and duties of the inspector are what? चेक करना, ठीक है। तो इसमें जो भी हाईलाइट्स है वही मैं देखूंगा, वो सारे बेसिक प्रोविजन है कि आपको को कभी भी छापा मार सकता है, आपको उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, आपको उसको नोटिस दिखाना पड़ेगा, वो सब, ठीक है। जो इंपॉर्टेंस में वही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। द एपरेट गवर्नमेंट में अपॉइंट द फॉलोइंग एज ए अथॉरिटी टू हेयर एंड डिसाइड, किसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, और इंस्पेक्टर्स को, ठीक है, जो ये सारी चीज़ को देखेगा। इफ द क्लेम इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस ऑफ द, मतलब अगर कोई व्यक्ति मिनिमम वेजेस से कम दे रहा है तो उसको नॉट एक्सिंग टाइम ऑफ द सम, तो उसको जो कंपेंशन मिलेगा उसको वो 10 टाइम्स से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो भी उसका कंपेंशन है सैलरी का उसको 10 टाइम्स से उसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें यही बोला गया है। सपोज़ किसी को 10,000 रुपीज़ सैलरी मिल रहा था बट उसको जो ओनर था डेफिनेटली उसको 5,000 रुपीज़ देता था, तो जिसको जो सैलरी का उसका 10 टाइम्स से उससे ज़्यादा उसको उसका कंपेंशन के रूप में मिलना चाहिए। कंपेंशन क्यों मिलना चाहिए? बिकॉज ये पैसा उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया है। इन एनी अदर केस द अथॉरिटी में डायरेक्ट द पेमेंट ऑफ द ड्यू द अमाउंट टुगेदर विद द पेमेंट ऑफ सच कंपेंशन नॉट एग्जिस्ट 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ मीन्स वॉट, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस टाइम का एक्ट था ना, तो डेफिनेटली उस टाइम पे 10 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। इफ़ द अथॉरिटी सेटिस्फाई विद द एप्लीकेशन इधर, इसमें वही बोला है कि अगर उसमें पता चलेगा कि वो एप्लीकेशन रॉन्ग है तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा, लेकिन 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं। एन एम्प्लॉयर हु प्ले लेस देन द मिनिमम रेट, ठीक है। इसमें क्या बोला, अगर कोई एम्प्लॉय मिनिमम रेट देगा तो उसको फाइन ऑफ 500 रुपीज़। अगर कोई एम्प्लॉय अगर उसको मतलब इतना वेजेस नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर फाइन्स कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 500 रुपीज़ का। एन एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रीब्यूट एनी प्रोविज़न ऑफ द एक्ट इस, अगर कोई भी एम्प्लॉयर उस एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा तो उसके ऊपर 500 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा।
व्हाट आर द केसेज इन विच द एम्प्लॉयर एक्सपेंडेड फॉर द लाइबिलिटी, मतलब कौन सी चीज़ में एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी नहीं होगी. द पर्सन टुक ड्यू डिलिजेंस बिफोर टेकिंग एक्शन विद पर्टिकुलर रीजन अटैच टू इट. द एक्शन वॉज डन विदाउट देयर कंसर्न और नॉलेज, मतलब कोई भी एक्शन हुआ है जो उसके नॉलेज के बाहर है तो डेफिनेटली उसका लाइबिलिटी के ऊपर कैसा आएगा. The contract agreement which relinquish reduce the right to minimum rate of wages of a employee shall be null and void. The contract agreement which relinquish reduce the right to minimum rate of wages shall be null and void. अब इसमें देखेंगे पार्ट वन ऑफ द शेड्यूल क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस इस्टेब्लिशमेंट, और पार्ट टू क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर बोलता है. पार्ट वन किसके ऊपर बोलता है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री एंड माइंस. शेड्यूल वन में क्या बोला है, मैन्युफैक्चर के बारे में बोला है, शेड्यूल टू में बोला है एग्रीकल्चर रिलेटेड, और शेड्यूल टू में बोला है एग्रीकल्चर के ऊपर. अब हम देखेंगे इसमें कुछ प्रोविजन दिए किसके लिए क्या क्या है, ठीक है. तो इसमें पहले बात देखो क्या बोला है, अनस्किल्ड वर्कर को कितना मिलना चाहिए पर डे, 618 रुपया. सेमी स्किल्ड को जो मतलब जिसको पूरा नहीं आता लेकिन थोड़ा तो आता है उसको 681 रुपीज़. जो स्किल्ड है उसको 749. जो क्लरिकल है सुपर जो स्टार जो नॉन मार्टिकुलेट है वो उसको 681. क्रेलिकर एंड सुपरवाइजर स्टाफ मतलब जो 12th पास है तो उसको 749 रुपीज़, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है, और जो ग्रेजुएट है उसको 815 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट वेजेस एक्ट में क्या क्या फ़र्क है. तो डेफिनेटली इसमें देखो क्या बोला है, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के लिए और ऐसा फॉर्मल सेक्टर के लिए, मतलब इसमें बोला है कि आपको इतना तो आपको मिनिमम तो एवरी वर्कर रिसीव एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इसमें मिनिमम अमाउंट आपको मनी तो एटलीस्ट इतना मिलना ही चाहिए, ठीक है. ये एक्ट पूरा इंडिया में लागू है, ये भी पूरा इंडिया में लागू है. ये एक्ट डिफाइन करता है वेजेस, ये एक्ट भी डिफाइन करता है वेजेस, ठीक है. दोनों एक्ट क्या करते हैं, डिफाइन वेजेस करते हैं. वेजेस फ्री फ्रॉम एनी अनलॉफुल एक्टिविटीज़, मतलब इसमें वेजेस फ्री है अनलॉफुल डिडक्शन के लिए, लेकिन इसमें जो मिनिमम वेजेस है उसमें व्हाट है, इसमें क्या है, नो प्लान इन प्लेस फॉर एब्सोल्यूट मैनेजमेंट ऑफ वेजेस. द मैकेनिज्म इन बिल्ड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट अदर मीन्स इट प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर. इसमें भी समझो मतलब मोटा मोटा वही है, ठीक है. इसमें हाउस अलाउंस इज नॉट पार्ट ऑफ वेजेस, हाउस अलाउंस को अलग से काउंट करते, ठीक है. इसमें लेकिन हाउस अलाउंस को साथ में काउंट करते, ठीक है. इसमें एडिशनल पेमेंट एम्प्लॉयर्स आर नॉट कंसिडर वेजेस, मतलब इसमें जो भी आपको एडिशनल पेमेंट मिला जैसे आपको बोनस मिलेगा तो वो वेजेस नहीं होगा, इसमें ये बोला गया है. इसमें कंपेंसेशन बोला है एक्स्ट्रा हावर्स हॉलीडे एंड लीव टाइम. द कंपेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा हावर्स हॉलीडे एंड लीव टाइम इज एक्सक्लूडेड, ठीक है. देखो मिनिमम वेजेस में मत वो है, इसमें बस बोलता है कि आपको मिनिमम इतना पैसा तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है. तो बेयर मिनिमम होगा ना, उसमें बोनस बिनस थोड़ी ना आएगा, और वेजेस में सब कुछ आएगा, ये ब्रॉड टर्म है, ठीक है, समझा ना. बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ वर्क अंडर एनी लॉ, मतलब इसको आपने किसको टर्मिनेट किया तो आपको उसको भी सैलरी देना पड़ेगा, मतलब जो उसका पुराना बाकी है. बट इसमें बोला डज नॉट कंप्रेस एनी अमाउंट इज पेबल द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय रिलेटेड टू हिज आर टर्मिनेशन. इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपने किसको टर्मिनेट किया तो उसको आप सैलरी दो, बट इसमें ऐसा बोला है वेजेस में, ठीक है. एनी अमाउंट दैट एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव अंडर द स्कीम क्रिएटेड इन अकॉर्डिंग विद लॉ इज नॉट इंक्लूडेड इन वेजेस. मतलब कोई भी आप समझ कोई स्कीम का पार्ट हो आप, ठीक है. डेफिनेटली आप समझ गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम निकाला कि अगर आपने किसी एम्प्लॉयज़ को अगर आपने 10,000 रुपीज़ को एम्प्लॉय दिया तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, तो वो प्रोविजन इसमें नहीं आएगा, ठीक है. तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट है कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर में देने की कोशिश करूँगा. तो स्टे ट्यून्ड. जय हिंद.